Hello, good evening everyone. We have started lectures for direct taxation. In direct taxation, we have covered 3 topics. First one is introduction about the direct taxation. In that we have learned that what is direct taxation. Direct tax है क्या, which is levied on the income of persons. Direct tax is of 2 types. One is tax on income of an individual and tax on the profit earned by the corporate sector. तो हमने 2 सेक्शन देखा इसके अंदर कि डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है. डायरेक्ट टैक्स जो इंडिविजुअल्स है इनके इनकम पे लगता है, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो प्रॉफिट है इन प्रॉफिट्स के ऊपर डायरेक्ट टैक्स चार्ज होता है. कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स एंड इंडिविजुअल सैलरी या फिर अर्निंग टैक्स, ये 2 ही है. इसके अलावा हमने इसमें बात किया कि ये डायरेक्ट टैक्स दैट इज इनकम टैक्स का रूल क्या है. इनकम टैक्स एक्ट 1961 बना है और इनकम टैक्स एक्ट 1962 है जो पूरे डायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में डील करता है. इसमें अगर हम स्कोप ऑफ स्टडी के रूप में देखें तो 1 से लेके 80 तक 1 to 80 सेक्शंस बने हैं डायरेक्ट टैक्सेशन में, जो एक्सप्लेन करते हैं कि क्या कंसेप्ट है, क्या एक्सप्लेनेशन है, कौन कौन से इनकम इसके अंदर कवर्ड होंगे और कौन से इनकम कवर्ड नहीं होंगे. ये सारी चीजें दी गई हैं डायरेक्ट टैक्सेशन में, जो पूरी तरह ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन दिए गए. इसके अलावा हमने देखा कि असेसमेंट ईयर क्या है, असेसमेंट टैक्स क्या होता है, असेसमेंट कंसेप्ट क्या है, पूरी तरह वो पूरा एक ईच एंड एवरी वन डिटेल्स में है इसके अंदर. असेसमेंट ईयर क्या है, हमारा फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर क्या है, हम कौन से इनकम इसमें चार्ज करेंगे, दैट इज द हेड्स ऑफ इनकम विच इज कवर्ड अंडर द डायरेक्ट टैक्सेशन. उसके बाद है पर्सन्स द असेसी ऑन हुम द इनकम टैक्स इज लेविड. द असेसी टाइप्स हमने उसमें कुछ टाइप्स देखे, जैसे इंडिविजुअल्स, रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट भी है, पार्टनरशिप फॉर्म है, रेसिडेंट हो सकता है. पार्टनरशिप फॉर्म में बहुत सारे टाइप्स हैं, वो कोई भी टाइप के पार्टनरशिप फॉर्म इसके अंदर कवर्ड होंगे. कंपनी रेसिडेंट, कंपनी नॉन रेसिडेंट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ट्रस्ट, लोकल अथॉरिटी. इसमें कोई भी हो सकता है हमारा पर्सन जिसको टैक्स पे करना है. और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं. अगर नॉर्मल इंडिविजुअल्स की बात की जाए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब करते हैं, ये हो सकते हैं. कोई छोटे मोटे बिजनेसमैन हो सकते हैं, कोई बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं. एवरीवन कवर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट. और इनकम टैक्स सभी को पे करना है. ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स पूरे इनकम पे लगता है. गवर्नमेंट के द्वारा कुछ हमें एग्जेम्पशंस दिया गया है, उसको हम प्रिस्क्राइब लिमिट में चेक कर सकते हैं कि किसके लिए कितना, जो नॉर्मल एक स्टैंडर्ड लाइन रखी गई कि यहाँ तक कि अगर आप इनकम कमाते तो कोई टैक्स नहीं, जैसे 2.5 लाख यहाँ तक तो आपको कोई टैक्स नहीं. इसके अबव जा रहा है तो कुछ गवर्नमेंट के पास से अंडर सेक्शन 87A के अंडर में रिबेट प्रोवाइड किया गया है. इस रिबेट के अंडर में हम लोग अपने टैक्सेशन को कवर कर सकते हो. ये दिया गया है कि रिबेट के अंदर इस टैक्सेशन को कवर किया जाएगा. तो आपको अगर 2.5 लाख to 5 लाख तक के बीच में अगर आप अर्निंग कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से उसके अंदर आपको सेक्शन 87A के अंडर में रिबेट मिल जाएगा. मतलब आपको 5 लाख रुपए तक जीरो टैक्स पे करना है. ये जो 87A के अंडर में जो रिबेट मिलता है केवल उन्हीं के लिए लोगों के लिए रखा है, बाकी लोगों के लिए. उसके बाद हमने सेकेंड टॉपिक देखा. सेकेंड टॉपिक हमारा था रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम. रेसिडेंस में हम लोगों ने क्या देखा कि जो इंडिविजुअल्स हैं इनका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक किया जाएगा और उनके रेसिडेंशियल स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनकम्स अर्न किए जा रहे हैं उस इनकम को टैक्सेबल है करना है कि नहीं टैक्सेबल करना है प्रीवियस ईयर में, उस कंसेप्ट के हिसाब से. अगर कोई पर्सन नॉन रेसिडेंट है तो उससे सिर्फ इंडिया में जो इनकम जनरेट हो रहे हैं, इंडिया में जो इनकम रिसीव्ड हो रहे हैं, एक्रू हो रहे हैं, अराइज हो रहे हैं, केवल उन्हीं पे वही इनकम उसका टैक्सेबल इनकम माना जाएगा. ऐसा कोई भी इनकम जो अब्रॉड में वो रिसीव कर रहा है दैट इज नॉट टैक्सेबल. अगर कोई पर्सन रेसिडेंट है तो रेसिडेंट पे हमने 2 कैटेगरीज देखा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. इन दोनों के लिए 2 अलग अलग कंसेप्ट रखे. सिर्फ कंसेप्ट एक का डिफरेंस है कि इन दोनों को सारे इनकम टैक्सेबल है. बस एक इनकम ऐसा है कि जो फॉरेन में रिसीव्ड है, तो फॉरेन में 2 टाइप के इनकम रिसीव्ड होते हैं. फॉरेन में एक ऐसा इनकम रिसीव्ड होगा जिसका बिजनेस इंडिया से कंट्रोलर है. इफ एनी बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया and income received in foreign, then that is taxable to both of them.
रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी दोनों को टैक्सेबल होगा। लेकिन ऐसा कोई इनकम जो फॉरेन फॉर्म का है, फॉरेन में ही रिसीव हो रहा है, फॉरेन में ही अर्न हो रहा है और फॉरेन में ही रिसीव हो रहा है, वो इनकम केवल ऑर्डिनरी रेसिडेंट को ही टैक्सेबल होगा, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट को नहीं टैक्सेबल होगा। बस एक कंसेप्ट है। नॉन रेसिडेंट को फॉरेन का कोई इनकम टैक्सेबल नहीं, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, इनमें सिर्फ एक ही फर्क है कि फॉरेन का इनकम फॉरेन में मिला, फॉरेन में अर्न हुआ, फॉरेन की कंपनी, इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं, तो केवल नॉन ऑर्डिनरी को टैक्सेबल नहीं है, बाकी सारे इनकम सभी को टैक्सेबल है। जो रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, इसे सारे इनकम टैक्सेबल होगी, क्योंकि इसे देखा जाए तो इसे ही इज द completely resident in India, and whatever the income earned by the individuals or resident of a country, it is taxable or at the point of the view of the income tax department. उसके बाद हमने स्कोप ऑफ टोटल इनकम्स देखा जो रेसिडेंशियल स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन्ड है। जैसे कुछ इनकम्स हमने देखे, कोई जैसे फॉर एग्जांपल एक इनकम है कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, अगर इंडिया के अंदर कोई भी इनकम अगर रिसीव किया गया तो इनकम क्या होगा, वो टैक्सेबल माना जाएगा। किसके लिए? जो नॉन रेसिडेंट है इसके लिए भी टैक्सेबल है, जो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है इसके लिए भी टैक्सेबल है, जो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है इसके लिए भी टैक्सेबल है। इनको किसी भी तरह का रिलीफ नहीं दिया गया, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। दूसरा कंसेप्ट ये आता है कि इनकम रिसीव्ड इन फॉरेन बट बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। ऐसा कोई बिजनेस जो इंडिया से कंट्रोल्ड हो रहा है और इसी फर्म के द्वारा फॉरेन में इनकम मिल रहा है, इसे दिस टाइप ऑफ इनकम रिसीव्ड इन फॉरेन बट द बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, इन दैट केस द नॉन रेसिडेंट इज नॉट टैक्सेबल। द इनकम रिसीव्ड बाय नॉन रेसिडेंट इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, इट इज नॉट टैक्सेबल, बट इट इज टैक्सेबल टू बोथ ऑफ देम हु आर रेसिडेंट इन इंडिया, दैट इज ऑर्डिनरी एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बोथ आर टैक्सेबल. These incomes are taxable for them in India in the previous year. After that, one more income, interest received from bank in USA. Income received in USA from US bank. US मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए भी बोल सकते हैं उसको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां पे एक बैंक है, उस बैंक के अंदर में जो हमारे एसएससी हैं इनके बैंक अकाउंट्स हैं और वहां पे उनको इंटरेस्ट मिला। अब इस केस में क्या हो गया कि जो फर्म है, जो बिजनेस है वो आउटसाइड इंडिया है, फॉरेन के बैंक्स हैं और उसी बैंक में इनका अकाउंट्स है जिसके ऊपर इन्हें इंटरेस्ट मिला। अब इस केस में क्या हो जाएगा, अगर उन्हें इंटरेस्ट मिला है तो इस इंटरेस्ट टैक्सेबल कहाँ हो रहा है, फॉरेन में ही हो रहा है। अब इस केस में किसके हेड्स में टैक्सेबल होगा, जो नॉन रेसिडेंट है उसको टैक्सेबल नहीं होगा फॉरेन का इनकम कोई भी, जो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इसे टैक्सेबल होगा और जो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है इसे नहीं टैक्सेबल होगा। बस यही केस है, 3 केस समझना है। कोई भी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है, अराइज इन इंडिया है, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया है, एक्रू और अराइज इन इंडिया, टैक्सेबल इन ऑल फॉर्म। बट हमें कुछ चीजें याद रखना, अंडर सेक्शन 10 में बहुत सारे सब सेक्शन में बहुत सारे अलाउंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे इनकम है जिनको टैक्स फ्री किया गया, जिनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं रखना, वो हमें याद रखना है। जैसे कुछ इनकम है कि एग्रीकल्चर्स, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंडिया, इंडिया में अगर खेती से, एग्रीकल्चर से कोई भी इनकम रिसीव किया जा रहा वो इनकम टैक्सेबल नहीं है। इनकम रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर फ्रॉम एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड फ्रॉम द इंडियन कंपनीज, कोई भी इंडियन कंपनीज एज अ डिविडेंड के रूप में कमा रहे वो टैक्सेबल नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी से नहीं टैक्सेबल है। तो ऐसे कुछ इनकम हमें याद रखना। जैसे एक है एलआईसी से मैच्योरिटी के बाद हमें अमाउंट मिलता है, वो टैक्सेबल नहीं है, वो टैक्स फ्री है। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, प्राइवेट जो हमारा पीएफ है, प्रोविडेंट फंड, अगर प्रोविडेंट फंड से पैसा मिल रहा है वो भी टैक्सेबल नहीं है। प्रोविडेंट फंड में 4 अलग अलग केसेस दिखाए गए हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो टैक्सेबल नहीं, लेकिन जो प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं इनके लिए अगर पीएफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज के इसमें से जाएगा तो नहीं टैक्सेबल। बाकी अदर केसेस में देखा जाए तो जो एम्प्लॉयर दे रहा है वो टैक्सेबल हो जाता है।
एम्प्लॉयर, लेकिन 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, और जो इंटरेस्ट है वो भी 12% से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। अगर उससे ज्यादा मिलता है तो टैक्सेबल की कैटेगरीज में आ जाएगा, और जो मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा वो टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरी हम बात करते हैं, ये तो दो चीजें देखी। तीसरा टॉपिक हमने देखा हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम में हमने देखा इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, एंड कैपिटल लॉस एंड कैपिटल गेन। इसमें हम लोगों ने देखा कि 5 मेजर हेड से दिए गए। 4 मेजर हेड तो समझ में आते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड कैपिटल गेन। इसके अलावा जो चौथा अदर सोर्स ऑफ इनकम है। अदर सोर्स ऑफ इनकम में ऐसा है कि जो कोई भी इनकम 4 मेजर हेड्स में नहीं आते, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड कैपिटल गेन में, वो सारे इनकम अदर सोर्स ऑफ इनकम में कंसीडर किए जाएंगे। और वो ऐसे इनकम है कि वो बार बार हमें नहीं मिलते, वो रेयर ऑफ है, वंस इन ईयर है, या फिर कुछ समय के लिए होते हैं। रेगुलरली ऐसा इनकम के रूप में नहीं, जैसा कि बिजनेस में इनकम होते रहता है, प्रोफेशंस में होते रहता है, सैलरीज में होते रहता है कि एक रेगुलरली फिक्स पेमेंट या फिर कुछ हाई कुछ लोग एज अ वेज रेट के हिसाब से मिलते रहता है, तो उसके हिसाब से नहीं रहता है। इसमें कुछ अलग कैटेगरी जैसे विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी टिकट्स है, ऑनलाइन गेमिंग, पजलिंग्स है, dividend from the Indian companies if we have invested in shares of these companies, interest on post office saving, interest on bank deposit, interest on fixed deposit, gift, donations। गिफ्ट और डोनेशंस में ऐसा 50,000 अगर एबव आएगा तो टैक्सेबल हो जाएगा, अदरवाइज इट इज नॉट टैक्सेबल। और कुछ ओकेजन्स हैं जैसे ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज, ये सब पे अगर गिफ्ट मिलते हैं तो टैक्स फ्री रहेगा। इसलिए हम इंडिया में देखते हैं कि मैक्सिमम जो गिफ्ट्स होते हैं खास करके इन्हीं ओकेजन पे दिया जाता है लोगों को, हैवी गिफ्ट, जिसमें नॉन टैक्सेबल की कैटेगरीज में आ जाए। अगर कोई प्रॉपर्टी कुछ ऐसा मिलता है जो उसका स्टैम्प ड्यूटी होता है, वो स्टैम्प ड्यूटी अगर 50,000 के एबव है तो टैक्सेबल हो जाएगा प्रॉपर्टी। तो ये हमने हेड्स ऑफ इनकम देखे थे। हेड्स ऑफ इनकम ये तो ठीक है, लेकिन जो उसके ऊपर टैक्स है, टैक्स भले हेड्स ऑफ इनकम अलग अलग है, लेकिन इन सभी के टोटल्स जो आते हैं इनके ऊपर डायरेक्ट हमारा टैक्स लगता है। टैक्स अलग अलग नहीं है, टैक्स एक ही है। जो हमारा इनकम टैक्स है इन सभी हेड्स ऑफ इनकम्स के ऊपर एक है। भले इनकम अलग अलग है लेकिन टैक्स हमारा एक है। रूलिंग से एक बताता है, उसके लिए बहुत अच्छा एक कंसेप्ट दिया गया है कि एक प्रोसीजर दिया गया प्रॉपरली हम किस तरह इन सभी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से विदाउट डिफिकल्टीज के। क्यों हमें केवल सेक्शन याद रखना, सेक्शन के हिसाब से कौन सी इनकम टैक्सेबल है कौन से नहीं। अगर कुछ इनकम टैक्सेबल है तो उसके अंदर कुछ एग्जम्पशंस लिमिट दी गई, उस एग्जम्पशन लिमिट को कंडीशन के हिसाब से अप्लाई करना है, क्योंकि एग्जम्पशंस भी डायरेक्ट नहीं दिया गया, किसी में टर्म्स दिए गए, कुछ कंडीशंस दिए गए, उस कंडीशंस के हिसाब से हमें लिस्ट निकालना या फिर एक्सेस निकालना, उसके हिसाब से वो टैक्सेबल होगा। आज हम तीसरा देखते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। आज जो हमारा हेड्स है वो सैलरी के ऊपर है। सैलरी हमारा क्या बताता है कि व्हाट इज सैलरी? इनकम फ्रॉम सैलरी, इट इज द फर्स्ट हेड्स ऑफ इनकम वेयर these incomes are included in under the income tax। सैलरी देखा जाए तो किसी न किसी इंडिविजुअल्स के द्वारा कमाया जाता है। इट इज अर्न बाय एन इंडिविजुअल्स। ओके, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में कंसेप्ट क्या है कि सैलरी जो है ये कोई न कोई इंडिविजुअल्स रिसीव करते हैं और इंडिविजुअल्स को ही सैलरी मिलती है। लेकिन सैलरी क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी क्या है? सैलरी इज द रिवॉर्ड फॉर द रेंडरिंग सर्विस टू सम वन रेगुलरली। सैलरी देखा जाए तो वो एक रिवॉर्ड है
जिसके लिए हम क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल्स है वो अपनी सर्विस किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं। वो सर्विस मतलब हम किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्ति के लिए काम करते हैं, वेयर वी आर रेंडरिंग अ पर्टिकुलर सर्विस एवरी डे, okay, for a week, for a month, for a year, and we are getting salary as a reward for that, like wages, where the employee is working for an organization continuously and getting a reward as a wages, salary is like that. तो सैलरी और वेजेस देखा जाए दोनों अलग, दोनों एक ही कंसेप्ट में आते हैं, जस्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन व्यू की वजह से उनको अलग अलग नाम दिए गए। वेज जो होता है आवर्स रेट पे दिए जाते हैं और जो सैलरी होती है वो डेज के हिसाब से दिए जाते हैं। जो सैलरी है ऑफिशियल लोगों के लिए रखा गया, जो अदर देन हु आर वर्किंग नॉट एज अ वर्कर इन अ फैक्ट्री, एक कंसेप्ट दिए गए। दूसरा एक कंसेप्ट की बात करते हैं, अब सैलरी है क्या, सैलरी का इंट्रोडक्शन समझते हैं। Salary is an reward for an employee from the employer for the service rendered to them. हम लोग जो एम्प्लॉयज जो होते हैं ये एम्प्लॉयज को सर्विस देते हैं, काम करते हैं उनके लिए और उसके रिवॉर्ड में उनको सैलरी मिलता है जो भी उनके द्वारा फिक्स किया गया। अब केवल सैलरी नहीं मिलता, सैलरी के अलावा बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारे सुविधाएं दी जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉयज को। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्शंस बनाए, बहुत सारे रूल्स बनाए, बहुत सारे कंसेप्ट बनाए और उन कंसेप्ट में उन चीजों को परफेक्टली एक्सप्लेन किए हैं कि जो एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयज को जो भी बेनिफिट्स मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ द मॉनिटरी रिवॉर्ड, मॉनिटरी मनी टर्म्स में जो भी चीजें मिल रही उसमें से कौन सी चीजें टैक्सेबल है, कौन सी चीजें नॉन टैक्सेबल है, कौन सी चीजें पार्शली टैक्सेबल है या फिर कौन सी चीजें फुल्ली टैक्सेबल है लेकिन इफ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन otherwise it is exempt or it is fully taxable। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सैलरी होता क्या है, अब सैलरी के लिए सबसे पहला कंसेप्ट है कि यहाँ पर जो वर्कर है और जो पेमेंट कर रहा है, जो रेसिपिएंट्स है और जो पेमेंट मेकर है, जो पेमेंट कर रहा है और जो पेमेंट रिसीव कर रहा है, इन दोनों के बीच में एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें कोई भी इनकम प्रोवाइड कर रहा है, मेरा एम्प्लॉयर नहीं है तो उसे एज ए इनकम नहीं माना, सैलरी इनकम नहीं माना जाएगा। सैलरी इनकम के लिए दोनों भी पेयर एंड रिसीवर दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए, पहला कंसेप्ट। दूसरा ये होना चाहिए जो इनकम मिलेगा वो प्रीवियस ईयर, हमारा जो भी प्रीवियस ईयर रहेगा उस प्रीवियस ईयर में वो इनकम रिसीव्ड होना चाहिए। और सैलरी जो ड्यू बेसिस पे होता है न कि रिसीव बेसिस पे। सैलरी अगर आपको रिसीव्ड हुआ या नहीं हुआ इससे कोई मतलब सैलरी ड्यू हो गया इट इज टैक्सेबल। कुछ लोग एडवांस अगेंस्ट सैलरी लेते हैं, दैट इज नॉट सैलरी। एडवांस अगेंस्ट सैलरी लिया वो आपका टैक्सेबल सैलरी नहीं है। एडवांस अगेंस्ट सैलरी का मतलब हो जाता है कि आपने एडवांस एज अ लोन के रूप में लिया जो सैलरी के अगेंस्ट में एडजस्टेबल रहेगा फ्यूचर्स में, जो कंपनी उसको डिडक्ट करके करते हैं। अब बात करते हैं सैलरी में, सबसे पहले एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन आ गया। सैलरी जो प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड होना चाहिए या फिर प्रीवियस ईयर में ड्यू होना चाहिए, रिसीव्ड कभी भी होगा उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसके अलावा प्रीवियस ईयर एक हो गया, दूसरा हो गया जो सैलरी है वो 12 महीने, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, यहां तक का कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट में हमें यह समझना है कि सैलरी कितने महीने तक की हो सकती है। सैलरी 1 ईयर की भी हो सकती है और 1 डे की भी हो सकती है। सैलरी 12 महीने का भी हो सकता है, 12 महीने से कम का भी हो सकता है। अब सैलरी का डेट क्या हो सकता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, जो 12 महीने काम करे, लेकिन जो 12 महीने से कम काम कर रहे, अगर कोई यंग, कोई फर्स्ट टाइम जॉब पे लग रहा है या फिर बिटवीन द कोई नया जॉब लग रहा है, तो जॉब पीरियड 1 अप्रैल से भी हो सकता है और बिटवीन ऑफ द ईयर हो सकता है। जैसे किसी ने नौकरी ज्वाइन कर ली, एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन किया 1 दिसंबर को, जैसे हमारा प्रीवियस ईयर 2022-23, 2022-2023। अब 2022 में क्या हुआ, उसने 1 दिसंबर 2022 को ज्वाइन किया। इसका एंडिंग कहाँ होगा, 31 मार्च 2023 को, ओनली फॉर 4 मंथ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। दिसंबर 2022, जनवरी 2023, फरवरी 2023 और मार्च 2023, ओनली 4 months सैलरी। तो व्हाट इज द एम्प्लॉयमेंट पीरियड हियर, व्हाट इज द सैलरी पीरियड हियर, 1 December 2022
टू 31 मार्च 2023। बस ये 4 महीने होंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा 1 अप्रैल ना हो गया, ये बिटवीन ऑफ द ईयर हो गया, कोई बिटवीन एक डेट हो गया जहाँ पे सैलरी स्टार्ट हो, 31 मार्च क्लोजिंग आ गया। लेकिन अगर कोई रिटायरिंग पर्सन है या फिर कोई जॉब रिजाइन कर रहे हैं, वो बिटवीन द ईयर रिजाइन कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने 31 जुलाई को रिजाइन दे दिया, या फिर मैं मानता हूँ कि 31 दिसंबर को रिजाइन दे दिया, तो उसने सैलरी कहाँ तक अर्न किया, उसने सैलरी अर्न किया 1 अप्रैल 2022 टू 31 दिसंबर 2022, 9 मंथ्स। तो किसने केवल 9 मंथ तक सैलरी अर्न किया, जनवरी से कुछ नहीं उसने। हाँ, अगर कोई रिटायरिंग पर्सन, किसी ने रिजाइन नहीं दिया यंग एज में, या फिर कोई नौकरी सैलरी ड्यूटी स्विच कर रहा है, अगर ड्यूटी स्विच कर रहा है तो उसने एक ऑर्गेनाइजेशन में 9 मंथ तक काम किया, 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर। लेकिन अगर वही पर्सन 1 जनवरी से कहीं दूसरी जगह कंटिन्यू कर रहा है, तो 1 जनवरी टू 31 मार्च 3 महीने का वहां और 9 महीने का, टोटल 12 महीने का फिर भी आ जाएगा। लेकिन अगर कोई रिटायर्ड हो रहा है, जिससे 31 दिसंबर 2022 को रिटायर्ड हो, तो उसका 1 जनवरी से पेंशन बनेगा, और पेंशन टैक्सेबल है, पेंशन टैक्सेबल है। कुछ लोगों का पीएफ पेंशन में रहता है, पेंशन का अमाउंट कुछ लोग विड्रॉ करते हैं, कम्यूटेड और अनकम्यूटेड पेंशन। जो अनकम्यूटेड है वो तो मिलता है, लेकिन जो लोग कम्यूटेड विड्रॉ करते हैं, कम्यूटेड पेंशन जिस परसेंटेज में विड्रॉ करेंगे उसी परसेंटेज में उनका पेंशन हाफ हो जाएगा। वो भी चीज हमें बहुत ध्यान से कंसीडर करके लेना है कि अगर कोई पर्सन अगर बिटवीन द ईयर रिटायर हो रहा है, तो जितने मंथ तक उसने काम किया उतने मंथ का उसका सैलरी आ जाएगा, और बाकी मंथ का अगर पेंशन्स के बारे में कहीं पर भी क्वेश्चंस में डिटेल दिया गया, हमें वो पेंशन कंसीडर करना है कि उसके रिटायरमेंट के बाद से नेक्स्ट मंथ से उसका पेंशन चालू हो जाएगा, और उतने मंथ के लिए हमें पेंशन लेना है। लेकिन याद रखें, जो उसने अगर कम्यूटेड पेंशन विड्रॉ किया है, उसने अगर कम्यूटेड पेंशन बीच में विड्रॉ कर लिया है, कि उसने जो पेंशन है, जो उसका डिपॉजिट था लमसम, उसमें से बहुत सारे अमाउंट उसने विड्रॉ कर लिए, तो जितने परसेंटेज में उसने विड्रॉ किया है, उसके उतने ही परसेंटेज में उसका पेंशन भी हाफ हो जाएगा, या फिर उतने ही रेशियो में वो गिर जाएगा पेंशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का कम्यूटेड पेंशन उसने क्या कर दिया कि 50% विड्रॉ कर लिया, तो विड्रॉ करने से पहले उसका जो पेंशन था वो 8,000 रुपया था मंथली, तो पेंशन 50% विड्रॉ करने तो उसका पेंशन भी 4,000 हो जाएगा। ये डिपेंड करता है अमाउंट्स के ऊपर कि कैसे क्या है। ये क्वेश्चंस पे बहुत ही ब्रीफली और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं सैलरी के ऊपर। तो ये देख लिया हमने प्रीवियस ईयर में सैलरी क्या हो सकता है। इसके अलावा हम बात करते जो सैलरी रिसीव्ड होगा, उस सैलरी का कैलकुलेशन परफेक्ट होना चाहिए। अब सैलरी के रूप में लोगों को मिल क्या सकता है, सबसे पहले आता है बेसिक सैलरी, जिसके ऊपर सारे बेनिफिट्स कैलकुलेट होते हैं, चाहे हम पीएफ की बात करें, चाहे लीव सैलरी की बात करें, चाहे रिटायरमेंट कोई कॉम्पनसेशन रहेगा, ये सारी चीजें, सारे बेनिफिट्स उसके बेसिक सैलरी पे ही कैलकुलेट किए जाते हैं। तो अब बात करते हैं बेसिक सैलरी, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, लीव अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंसेस, फिर डीए अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस, बोनस। बेसिक सैलरी तो समझ गए। ट्रैवलिंग अलाउंस, जो घर से कंपनी से घर जाने के लिए जो कंपनी के द्वारा एम्प्लॉयज को अलाउंसेस दिए जाते हैं, ये भी टैक्सेबल हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए भी कुछ कंसेप्ट है कि कोई 4 मेन सिटीज में रह रहा है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, तो इसके लिए कुछ 50% ऑफ द बेसिक सैलरी, प्लस उसके लिए हायर एग्जामिशन से सब प्रोवाइड किया गया, कितना पे कर, कितना एक्चुअल खर्चा हो रहा है, कैसे क्या वो देखा जाएगा। रेंट के लिए दिया गया, अगर कोई पर्सन रेंट पे है तो रेंट पे कैसा है उसके लिए कैलकुलेशन है। और रेंट फ्री, रेंट जो कंपनी की तरफ से मिल रहा है, HR है, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंसेस एक हो गया, मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं उसे, इसके अलावा टिफिन अलाउंसेस मिलते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस मिलते हैं उसे, इसके अलावा परक्विजिट्स मिलते हैं, अदर बेनिफिट्स जैसे व्हीकल विद ड्राइवर फैसिलिटीज भी मिलती है, कंपनी के द्वारा प्रोवाइड होता है, कंपनी की कार मिलती है, रेंट फ्री बंगलो कंपनी के द्वारा दिया जाता है, रेंट फ्री लोन्स प्रोवाइड होते हैं, गार्डनर्स में एम्प्लॉय से सब सारी सुविधाओं के साथ में दिए जाते हैं, घर दिए जाते हैं, उसमें किचन में काम करने के लिए पर्सन्स, शेफ,
ये सारी चीजें की सुविधाएं दी जाती है। तो जितने भी तरह की परक्विजिट्स मिलते हैं इसमें कंसेप्ट और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से ये एम्प्लॉयज की सैलरी में टैक्सेबल हो जाते हैं। ये तो कंसेप्ट है जिसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। ये हो जाता है। दूसरा कंसेप्ट इसमें ये आता है कि बोनस, एम्प्लॉय से 3 साल में एक बार बोनस भी मिलता है या 2 बार जैसी कंपनी पे करना चाहे। अभी बोनस कैसा होता है, हमने देखा सैलरी ड्यू बेसिस पे होता है। सैलरी के साथ में जितने भी उसके अलाउंसेस है, बेनिफिट्स है, सब ड्यू बेसिस पे। अगर जैसे मैंने 1 अप्रैल को नौकरी ज्वाइन किया और 30 अप्रैल तक मैंने वर्क किया, तो ऑन 30 अप्रैल माई सैलरी विल बी व्हाट ओके गेटिंग ड्यू। It means that is taxable in the month of April. Whether I am receiving in May, June, July, whenever time, that is not okay acceptable. That is when it got due on 30th April. Then 30th April, it means the April month salary is taxable in the April month, and May month, May, June, July, okay, and March. It means what? The 12 month salary is okay taxable in same previous year. Sometime we are seeing that the March month salary we are getting in April. It is got due in March month and received in April. That is not concept. Okay, when it is getting due, then it is taxable. But bonus is totally different. Employees are getting bonus on the occasion of the Diwali, and if other companies it is on say in some of the major religious on their religion, on their festival. Some Christians are there who are celebrating as a Christmas. Muslims are celebrating as a Eid. On their different occasions, the company is paying the bonus to their employees. But surely 99.99% companies are getting the bonus. Bonus are taxable on paid basis. If bonus is not paid in the previous year, then it is not taxable. And it is due and recorded, but also not taxable till the time it is not paid. If employee receive the bonus, then it is taxable. Otherwise, it is not taxable. Bonus is taxable on the paid basis, and all are taxable on the due basis. If it is due, then it is taxable, and if bonus is paid, then taxable. Otherwise, not taxable. And when the bonus to be received till the continuity of your employment, it is taxable. Another concept is that in salary, what is the working? In salary, there is a total income from the salary. Income from the salary, we have to make a statement where we have to be explain each and every points in that. The first concept is that payment must be received in previous year, and salary must be recorded on due basis as well as on receipt, whichever is earlier. If salary is received early, then it is taxable. If received due early, then it is taxable. Due or receipt, whichever is early. Okay, we are never seen that the salary is given in advance to anyone. Many times it is employees are taking advance against salary, which is adjusted in the salary. But the advances or any amount taken from the employer, which is adjustable in salary, is not a salary. Okay, salary will be okay on that basis. And all incomes which is received from employer is taxable. All the incomes which are received by employer from the employer in the benefits, okay, for the continuity of employment. If employer received anything from the employer, it is taxable. Now concept is that what is included in salary. First we will say wages and salaries, including advance of salary, annuity or pension, gratuity, fees and commission, perquisites, profits in lieu of salary or in addition of the salary or wages, advances, contribution made by the central government or employee
in the account of an employee under the pension scheme. Payment received by an employee in respect of any period of leave not availed. In every organization, employees are getting the leave salary, getting the PL, that is the prevailing leaves or the paid leaves, but the employees, if not used, then it get encashed. And during the continuity of the period, employee can encash that balanced leave which is carried forward. PL always carry forward in many organizations, and that can be encashed by employee during the continuity of the period or at the time of the retirement. In both cases, that leave salary are taxable. Then annual accretions balance of the credit of employees participating in the recognizing provident fund to the extent to it is taxable. Transfer balance in the recognized provident fund to the extent it is taxable. If any employees are getting the taxable salaries, that is taxable. Advance salary is taxable. One more salary concept is there, arrears of salary. What is arrears? Arrears are those salaries which are increased but not received by employee. In arrears of salary, what happened? Suppose in any year the company organization have given the increment to the employee, but it is not started paying them. For example, on 1st April 2022, employee salaries are increased from 10,000 to 12,000. It means 2,000 rupees increment is given to them, but still they are getting only 10,000 salary. April, May, June, July, August, September, October, November, December. Till the December, they received only 10,000. But in the month of the January, they received the whole previous 10 month, 9 month plus this January month, 10 month arrears salary at a time, 20,000. 10,000 January month salary plus 2,000 rupees arrears of salary of all 10 months. That is total 20,000. 10,000 plus 20, 30,000 received. Arrears of salary is always taxable on the receipt basis, like bonus. If bonus is received, then taxable. If arrears of salary received, then it is taxable. If it is not received, then it is not taxable. Okay, arrears of salary is always on the basis of the receipt basis. अगर arrears of salary मिला तो जैसे आज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को हम देख सकते हैं 7 पे 8 पे 7 पे सब आया, लेकिन उनको मिलना नहीं चालू हुआ. मिला कब? उनको कई सालों के बाद मिला. जैसे फॉर एग्जांपल 2020 में कोई इंक्रीमेंट हो गया 1 जनवरी को, गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयज की सैलरी 5,000 बढ़ा दी, लेकिन जनवरी 2020, 21, 22 नहीं मिला, सीधा 23 में जनवरी में मिला. तो ऑल 36 मंथ का एक साथ बढ़ के मिलेगा. तो 12 into 60, 1,80,000. 3 साल का एरियर्स ऑफ सैलरी एक साथ मिला 1,80,000. ये क्या था? ये एरियर्स ऑफ सैलरी. तो 1,80,000 जिस साल में मिला, जैसे प्रीवियस ईयर में अगर पिछले कई सालों का एरियर्स मिल गया तो पूरा का पूरा एरियर्स ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा. नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि एम्प्लॉय रिसीव नहीं कर रहा है फिर भी गवर्नमेंट बोलेगा नहीं आपको पे ही करना है, आपको इसके ऊपर इनकम टैक्स भरना है. इट इज नॉट फेवरेबल बिकॉज द एम्प्लॉयज आर नॉट रिसीविंग देयर वाई दे हैव टू बी पे टैक्स. तो गवर्नमेंट हैव इंटीमेटेड एज पर द इनकम टैक्स लॉ, ओके, द एम्प्लॉयज हैव टू पे ऑन टैक्स और इट विल बी योर सैलरी विल गेट टैक्सेबल इन द ईयर इन विच यू विल रिसीव द एरियर सैलरी. After that, basic salary is clear, traveling allowances, house rent allowance, medical allowance, tiffin allowances, DNS allowances. What is DNS allowances? DNS allowances is the cost inflation payment. If the inflation is high, then the employees are getting the DNS as per the inflation rate. Inflation rate according to their salary, wages, whatever the basic wage are getting, they are getting the DNS allowances. हम लोग महंगाई भत्ता भी बोल सकते हैं कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, कॉस्ट बढ़ता है, तो गवर्नमेंट क्या कर एम्प्लॉयज को क्या होता है DA बढ़ता है उनका.
और डीए उसी इन्फ्लेशन के हिसाब से उनको बढ़ के मिलता है। कॉस्ट इन्फ्लेशन के लिए दिया जाता है डियरनेस अलाउंसेस, जो कि टैक्सेबल सैलरीज के रूप में आता है। उसके अलावा एम्प्लॉयज को बोनस मिलता है, वो भी पेड बेसिस पे, ईयर्स ऑफ सैलरी पेड बेसिस पे, ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर लीव सैलरी एनकैश कर रहा है एम्प्लॉय, ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें जिसे परफेक्टली कंसिडरेशंस में लेके आना है। उसके बाद परक्विसिट्स की बात करते हैं। एम्प्लॉयज को परक्विसिट्स मिलते हैं। परक्विसिट्स का मतलब होता है कुछ बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को देता है। जैसे पहले हम लोग बात कर सकते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब जो हाउस होते हैं जो रेंट पे लेते हो बात अलग है, रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब हो जाता है ऐसा घर मिलेगा जिसके अंदर सारी सुविधाएं हैं। उसके अंदर फर्नीचर है, बेड है, फैन है, लाइट है, सारी सुविधाएं करके दी गई। वो घर में आपको रहने के लिए दिए गए जिसके अंदर सारी सुविधाएं, तो वो क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा आता है वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उस एकोमोडेशन के लिए एम्प्लॉयर क्या करते हैं, एम्प्लॉय से कुछ डिस्काउंटेड रेट पे उनको दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई जैसे मार्केट में फेयर रेंट चल रहा है एक फ्लैट का, वो चल रहा है 20,000 रुपये, लेकिन उन्होंने उनके पास फ्लैट्स अवेलेबल थे कंपनी के पास, तो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज को रेंट वो दे दिया और उनके सैलरी से केवल 5,000 रुपीज डिडक्ट करो, 15,000 तक का उनको कंसेशन दे दिया, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा कुछ अलग है, कुछ ऐसे कंसेप्ट की कोई ऑब्लिगेशन किया है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयज को कि मैं आपको इतना इतना पैसा हर महीने दूंगा सैलरी के अलावा, तो भी वो एक परक्विसिट्स के रूप में हो जाएगा जो सुविधाओं के लिए देते हैं, अलग अलग सुविधाओं के लिए देते हैं। फिर उसके बाद एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस भरता है। बहुत सारी कंपनियों में ऐसे है कि एम्प्लॉयज के बहुत सारे उनके खर्चे पे करते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस खास करके एक मेजर है, मेडिकल इंश्योरेंस है, एक कंपनी पे करता है एम्प्लॉयज का। ये क्या हो जाते हैं, उनके सैलरी में टैक्सेबल हो जाते हैं। इसके अलावा रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रहा है। इसके अलावा एम्प्लॉयज जो है उनका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम का कंपनी भरता है। एम्प्लॉयज के लिए की मैन इंश्योरेंस पॉलिसीज लेके आते हैं। जो एम्प्लॉयज हैं इनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इनके बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है, एम्प्लॉयर क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को अलाउंसेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे एम्प्लॉयज को बहुत सारी चीजें फ्री में मिल जाए और एम्प्लॉय की कंटिन्यूटी रखे एज अ फैसिलिटीज के रूप में कि इस कंपनी में अच्छी फैसिलिटी दी जा रही है, लेकिन वो सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा टैक्सेबल है। इसके अलावा एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट लोन्स प्रोवाइड एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयज को लोन प्रोवाइड करते हैं। लोन कैसे प्रोवाइड करेंगे, इंटरेस्ट फ्री। जैसे फॉर एग्जांपल एज एडवांस के रूप में एम्प्लॉयज क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लमसम अमाउंट एम्प्लॉयर से ले लेते हैं और हम बोलते हैं कि हमारी सैलरी से आप मंथली इतना इतना डिडक्ट कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय ने 1 लाख रुपए ले लिया, अब 1 लाख रुपए ले लिया, अब 1 लाख रुपए में क्या हो रहा है कि वो बोल रहा है कि आप मेरे 5,000 रुपए हर महीने मेरी सैलरी से काटिए। एम्प्लॉयज को तो डायरेक्टली 1 लाख मिल गया, लेकिन जो 5-5 हजार रुपये क्या और काट रहा है, 20 मंथ्स लगेंगे टोटल एम्प्लॉयर को अमाउंट रिकवरी करने के लिए। और इसमें हाँ इंटरेस्ट कुछ नहीं, अगर इंटरेस्ट फ्री प्रोवाइड करता तो उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर, 1.5 लाख के ऊपर। उसके अलावा जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं इनको बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है, ये टैक्सेबल हो जाए। डायरेक्टर सिटिंग फीस हो जाते हैं, ये भी टैक्सेबल हो जाएंगे। इसके अलावा एम्प्लॉयज, बहुत टाइम एम्प्लॉयर क्या होता है, एम्प्लॉयज को मेडिकल फैसिलिटीज बोल के देते हैं कि अगर आप कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज करवाते हैं तो उसके लिए एम्प्लॉयर आपको पे करेगा अप टू सर्टेन अमाउंट। तो सर्टेन अमाउंट वो लैक्स में भी हो सकते हैं, 1000 में भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं एम्प्लॉयर। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल्स में टाइप रहते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज जाके फ्री में इलाज करा सकते हैं, तो जो कॉस्टिंग रहेगा वो टैक्सेबल हो जाता है, या फिर वो पर्टिकुलर एग्जेम्पशन लिमिट तक। तो परक्विजिट में ऐसा दिया अगर मेडिकल अलाउंसेस है, अगर किसी एम्प्लॉयज को मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉयर के यहाँ पे नहीं मिल पाया था तो
कंपनी की तरफ से इंस्ट्रक्शन रहता है कि आप बाहर से मेडिकल करा सकते हैं प्राइवेट में, और उसका बिल आप जमा करके आप हमसे वो अमाउंट रीइम्बर्स कर सकते हैं। तो अगर ऐसे केस में अगर एम्प्लॉय बाहर कहीं अपना इलाज कराता है, ओके, मेडिकल फैसिलिटीज लेता है और उसके लिए कंपनी से रीइम्बर्स करता है, तो ओनली 15,000 तक एग्जेम्प्ट है। अगर 15,000 से ज्यादा एग्जेम्प्ट रीइम्बर्स कर रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। कोई भी एम्प्लॉयज हैं जो एम्प्लॉयर से लीव लेते हैं और लीव में क्या होता है उनको लीव यूटिलाइज नहीं करते, तो लीव क्या होता है ईयर बाय ईयर कैरी फॉरवर्ड होता है। एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट उनका जो भी बेसिक सैलरी रहता है लास्ट 10 मंथ का एवरेज सैलरी, उस एवरेज सैलरी के हिसाब से उनका जो लीव रहता है उस लीव को एनकैश कर दिया जाता है और वो लीव क्या हो जाता है टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन उसके लिए कुछ कंसेप्ट दिए गए कि एट द टाइम ऑफ द लीव जो लीव है एक्चुअली कैलकुलेशंस पे कितना आ रहा है, वो 3 लाख रुपया मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट है। एम्प्लॉयज को एक्चुअली लीव मिला कितना, इसमें जो लिस्ट रहेगा वो लिस्ट सैलरी का जो तक टैक्सेबल। उसके अलावा ग्रेचुटी है, एम्प्लॉयज जो उनको ग्रेचुटी मिलता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं इनको एक रिटायरमेंट बेनिफिट दिया गया है। अगर कोई एम्प्लॉय डायरेक्टली कंपनी लीव करता है तो उसे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। लीव ट्रैवल कंसेशंस मिलते हैं, उनको ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलते हैं, इसके अलावा उन्हें ग्रेचुटी मिलता है। Profit in lieu of salary. Okay, during the employment, employees are getting many benefits, many salaries, like they are getting the DA, bonus, incentives, commission, salary, traveling allowance, medical allowance, house rent allowance, city compensatory allowances and other allowances they are getting, all are taxable. Another thing, let's come to next point. Next point, we have learned the leave salary. Leave salary is given by the employer to the employee. Okay, every year the employees are getting some leaves which is on paid basis. If leaves are utilized, then it is adjusted against the absent or the leaves taken. And if employees are not taking that leaves get carried forward. It is the 30 leaves. As per the government rule, it is 24 leaves in a year. If more than that, that is not taxable. As per the government rules, calculation is different, and as per the companies, okay, norms, they are the different rules or categories are provided by the employer to employee. दैट इज डिफरेंट। हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर सेक्टर्स में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज अलग अलग तरीके से, अलग अलग व्यू से हैं, जिन्हें हर डायरेक्ट टैक्सेशन या फिर रूलिंग्स के हिसाब से नहीं देखा जा सकता। आप अपनी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स दे रहे हो अलग है, और जो टैक्स है उसके हिसाब से अलग कंसेप्ट है, वो देखा जाता है। जो एम्प्लॉयज हैं इनके प्रोविडेंट फंड्स कटते हैं। प्रोविडेंट फंड्स क्या है? पीएफ है, जो एम्प्लॉयज के सैलरी से एक पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट होकर गवर्नमेंट को जाता है। एक पीएफ जो होता है बेसिक सैलरी पे ही कैलकुलेट होता है, ट्रैवलिंग, लीव अलाउंस, इन सब पे नहीं होगा। जो हमारी बेसिक सैलरी है इसके ऊपर पीएफ कैलकुलेट होगा। पीएफ कैलकुलेट होने के बाद क्या होगा? पीएफ जब कैलकुलेट होगा तो उतना ही परसेंटेज, उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता है अपनी तरफ से, वो भी इनके केस में चला जाता है एम्प्लॉयज के, ये भी टैक्सेबल हो जाता है क्योंकि कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर है, ओके, इन द सैलरी टू द एम्प्लॉय।
तो एम्प्लॉयर के पास से कंट्रीब्यूशन आता है उतने ही। अगर हम लोग देखें तो नॉर्मली 12% होता है बेसिक सैलरी। अगर किसी की बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है, 10,000 है, तो उसका 12% 1200 एम्प्लॉयर भी पे करेगा, जो कि प्रोविडेंट फंड में इसको हम लोग पे करेंगे। तो प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट इस तरह कि प्रोविडेंट फंड एक स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो सकता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन लोगों के लिए हो सकता है। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में किसी का भी जाए, चाहे वो कंटिन्यूटी, अगर हम लोग स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड देखें अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 में दिया गया स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के बारे। अगर हम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का देखें तो इसके अंदर चाहे आपको कंट्रीब्यूशन कीजिए, चाहे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे आप एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी आप पैसा विड्रॉ कीजिए, ये पूरा का पूरा टैक्स फ्री रहता है। इसमें कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा, ना ही इंटरेस्ट होगा, ना ही कॉन्ट्रीब्यूशन। उसके बाद रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, जो नॉर्मली हम लोग पीएफ प्रोविडेंट फंड के रूप में जानते हैं। इसमें जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो इट इज नॉट एन इनकम, क्योंकि एम्प्लॉयज की सैलरी से, लेकिन अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है अप टू 12%, इट इज टोटली एग्जेम्प्ट। अगर फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी 10,000 है बेसिक सैलरी, इसका 12% होता है 1200। अगर एम्प्लॉयर 1200 या उससे कम कर रहे हैं, इट इज नॉट टैक्सेबल। अगर हाँ उसने 13% पे किया 1300, तो 100 रुपीज विल बी टैक्सेबल। अप टू 12% इट इज नॉट टैक्सेबल है। और इंटरेस्ट जो देखिए हम लोग, इंटरेस्ट 9.5%। अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पे मुझे इंटरेस्ट 9.5% तक मिलता है तो टैक्स फ्री है। जैसे फॉर एग्जांपल जो मेरा प्रोविडेंट फंड में अमाउंट है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख का 9.5% होता है 9,500। लेकिन जो पीएफ है वहां पे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है केवल 9%, इट इज नॉट टैक्सेबल। अगर इंटरेस्ट पीएफ कंपनी मुझे 10% दे रहा है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 10% दे रहा है, टैक्सेबल कितना ओनली टैक्स फ्री कितना है 9.5, तो 500 रुपीज विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अलग हो जाते हैं। जैसे स्टैट्यूटरी तो समझ गए गवर्नमेंट की तरफ से कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय से सबके लिए टैक्स। जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, अगर इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट, एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन तो कोई इनकम नहीं है, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे पीएफ में, वो इस एम्प्लॉयज के लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो इनकम कितना 12% तक टैक्सेबल है, 12% से ज्यादा 12% तक नॉन टैक्सेबल है। 12% के अगर ऊपर पे करते हैं एम्प्लॉयज की प्रोविडेंट फंड में, तो टैक्सेबल हो जाएगा कितना, 12% के एबो जो भी पे करेंगे। अगर 12 की जगह 13, तो 1% जो अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा इन द अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय। अगर इंटरेस्ट जो हमारा जो पीएफ होता है अमाउंट, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है रिकॉग्नाइज। अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड पे अगर इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्स फ्री है। अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पे मिल रहा है तो अप टू 9.5% तक एग्जेम्प्ट है। अगर 9.5% से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जितना ज्यादा मिलेगा 9.5 से, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 11% मिला, तो 9.5 तक वहां पे 11% यानी 1.5% इज टैक्सेबल। जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट को हम लोग टैक्सेबल कर लेंगे। इसके अलावा अगर हम लोगों को जब मैच्योरिटी होगा, मैच्योरिटी पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मैच्योरिटी पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा, चाहे स्टैट्यूटरी हो चाहे प्रोविडेंट फंड का हो। अगर हम लोग ये अमाउंट हमें मिल रहा है, ये दोनों भी अमाउंट हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक होता है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ पैसा काट के या फिर कुछ पैसा अपने जेब से जमा करके वो अपने पास ही रखता है अमाउंट, उसे प्रोविडेंट फंड कंपनी को नहीं देता या फिर गवर्नमेंट के पास वो अमाउंट नहीं पहुंचता। एम्प्लॉयर क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्राइवेट पर्सन से, हाउस होल्ड सेक्टर से, रिचेस्ट हैं या फिर उनके सर्विंग ज्यादा, उन्होंने एक ड्राइवर रखा हुआ है। उस ड्राइवर को उन्होंने क्या किया, उसकी सैलरी 20,000 है, उसके सैलरी से एवरी मंथ 1,000 एज अ पीएफ बोल के वो डिडक्ट करते हैं। 1,000 डिडक्ट करते रहे 5 साल तक, टोटल 60,000, और 1,000 वो अपने पास से भी डालते रहे 1,000, तो टोटल कितना हो गया 60 उनका, 60 इसका। तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल रहेगा 60,000, एम्प्लॉयज का नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉयज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन उसके ही सैलरी से, तो जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा है वो टैक्सेबल। अगर उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट बना के अगर एम्प्लॉयर देता वो भी टैक्सेबल हो जाएगा।
और उसके बाद जब मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा, अगर जब मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा तो मैंने जैसे बताया अभी, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा टैक्सेबल हो जाएगा, एम्प्लॉयज के थ्रू जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन जो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं होगा। ये था प्रोविडेंट फंड। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्रेच्युटी। अब ग्रेच्युटी क्या है? एम्प्लॉयज जो 5 साल तक काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, मिनिमम ग्रेच्युटी पाने के लिए एम्प्लॉयज को एटलीस्ट 5 years तक ऑर्गेनाइजेशन में रहना पड़ता है। जो एम्प्लॉयज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं नंबर ऑफ इयर्स के लिए, लेकिन जो एम्प्लॉय 5 years या उससे ज्यादा की कंटिन्यूटी करते हैं वो ग्रेच्युटी के लिए लायबल हो जाते हैं। मतलब उनको ग्रेच्युटी मिलेगा एम्प्लॉयर के थ्रू, एम्प्लॉयर को ग्रेच्युटी पे ही करना पड़ता है। तो ग्रेच्युटी पे करने के लिए 3 रूल है अंडर सेक्शन 10 में। पहला अंडर सेक्शन 10 अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 में दिया गया है। सबसे पहले दिया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए दिया गया है, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं इनको जो भी ग्रेच्युटी मिलती है वो टैक्स फ्री होती है। इनकी ग्रेच्युटी पे कोई टैक्स नहीं लगता। तो ऑल एम्प्लॉयज आर कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट आर टैक्स फ्री स्टैट्यूटरी। तो जो ग्रेच्युटी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है टोटली टैक्स फ्री होता है। ग्रेच्युटी 2 कैटेगरी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो ग्रेच्युटी का पहला कंसेप्ट है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रेच्युटी हमारा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 ए में आ जाएगा, 1 में आएगा। ओके, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ये क्या है? एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है इनको किसी भी तरह का टैक्स नहीं पे करना है इनकी ग्रेच्युटीज पे। लेकिन जो एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट 1970, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। पहला ग्रेच्युटी 2 लोगों के लिए है। पहला है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट सेक्टर्स एम्प्लॉय। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ग्रेच्युटी जो भी अमाउंट मिलेगा पूरी तरह एग्जेम्प्ट है। लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। पहला वो एम्प्लॉय द एम्प्लॉयज विच आर कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट 1972। तो हमारे डायरेक्ट टैक्स में एक रूल बना है डायरेक्ट टैक्स का, तो उसमें जो एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट 1972 तो उनके लिए एक कंसेप्ट रखा गया। दूसरा है अदर एम्प्लॉयज विच आर नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट 1972। तो जो एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कवर्ड है, जो एम्प्लॉयज ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कवर्ड है उनके लिए क्या है? उनके लिए 3 रूल दिए गए। पहला, ग्रेच्युटी एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में पहला ये दिया गया है कंसेप्ट कि जो भी एम्प्लॉयज उनका जो लास्ट मंथ सैलरी ड्रॉन है उसका 15/26 ऐसा एज्यूम किया जाता है कि जो एम्प्लॉयज जो वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑन एन एवरेज 26 डेज एवरी मंथ वर्क करते हैं। तो एवरी मंथ 26 डेज में 15 डेज का सैलरी मिलता है एवरी ईयर। 26 डेज में 15 डेज का सैलरी, जो लास्ट मंथ सैलरी ड्रॉन रहेगा हमारा एम्प्लॉयमेंट में मंथली की बेसिस के हिसाब से, उसको लास्ट मंथ सैलरी ड्रॉन इंटू 15/26 मतलब 26 में 15 डेज का सैलरी मिलेगा इंटू
number of years worked, नंबर ऑफ ईयर्स वर्क, जितना साल हमने काम किया। तो नंबर ऑफ ईयर्स कैसे निकालेंगे? अगर कुछ लोगों ने कुछ मंथ्स काम किया, इसके लिए भी ऑप्शन दिया गया फ्रैक्शंस। इफ एनी नंबर ऑफ ईयर्स वर्कड ईयर्स इज फ्रैक्शन, देन इफ इट इज मोर देन 6 months, देन ओके काउंट नेक्स्ट ईयर, एंड इफ fraction is less than 6 months, then ignore the fractions. For example, if any employee have worked 16 years and 7 months, then it will be calculated as 17 years. If any employee have worked 18 years and 3 months, then it will be considered as a 18 years. Funda is clear totally. Or if any employees work more than 6 months, number of years plus more than 6 months, then next year will be calculated, considered. And if any employees is work less than 6 months in any number, that year should be what? Ignored. For example, if any employee work for 20 years and 9 months, then it will be calculated as a 21 years. So first concept is that employee, government employee totally exempt, other employees, non-government employees, 2 category, employee covered under the Gratuity Act 1972, and other employees, those who are not covered under the Gratuity Act 1972. The employees covered under the Gratuity Act, first concept is that basic salary drawn in the last month into 15 divided by 26 into number of years work. First is that. Number 2, gratuity actually received. Number 3, maximum 10 lakh. Maximum rupees 10 lakh is the ad hoc. It is the ad hoc amount 10 lakh. Maximum exemption is 10 lakh. List of these will be exempt under the Gratuity Act 1972. If any employee have received the gratuity, those who are covered under the Gratuity Act 1972 in non-government employees, so there is a concept of 3 amounts will be calculated. List of that will be exempt. For first one, the basic salary drawn in the last month into 15 divided by 26 into number of years worked, the amount we will get. Second, the gratuity actually received, and third one is the ad hoc amount 10 lakh maximum. Whatever the least amount, that amount will be what? Exempted. Okay, irrespective of the amount received. What we are receiving, that is not considerable. What is the least amount? That will be exempt. Maximum is 10 lakh ad hoc. Many employees, those who have worked more than 5 years in an organization, it is applicable to them. And employees, those who are not covered under the Gratuity Act 1972, for them, there are also 3 points, 3 calculations, 3 amounts. List of that will be exempt. First one, in Gratuity Act, there was the last month basic salary. In the other employees, the last 10 months average salary. Month average salary into 1/2, that is the half of last 10 months salary into number of years. Here is the simple. Here was the 15/26 of the last month's salary, and here 10 months average salary into half 1/2. It means the half of last 10 months salary into number of years. Number of years. Here all fractions should be ignored. For example, if any employee have worked for 20 years and 11 months, then 11th month should be ignored. Here fraction will be, here only the completed year will be calculated as the number of years worked, and the fraction all months should be ignored. Number 2, gratuity actually received. Number 3, 10 lakh ad hoc amount. 10 lakh ad hoc amount. So list of that will be exempt. So in gratuity, 2 sections are there.
First one is the government employee, another is the non-government employee. For the government employee, rules are different, and for the non-government employee, rules are different. For the government employee, those who are covered in the Gratuity Act under Section 10, subsection 10A, that is totally exempt. Whatever the gratuity amount they are getting, totally exempt. For the non-government employee, they are further classified into two parts. First one is the employees covered under the Gratuity Act 1972, and other employees, those who are not covered under the Gratuity Act 1972. The employees, those who are covered under the Gratuity Act 1972, there is the exemption of the list of three amounts. First one amount is basic salary drawn in the last month into 15 divided by 26. In 26 days, 15 months salary will be calculated into number of years work. Number of years, how calculated? The completed years plus more than 6 months will be considered as a next year. For example, any employee have worked for 20 years and 9 months, then it will be calculated as 21 years. And if fractions should be less than 6 months, then that should be ignored. For example, any employee have worked 20 years and 3 months, then 3 months should be ignored. 20 years and 5 months should be ignored. That should be more than 6 months, then next year will be calculated as a number of completed service. First one is that. Second one is gratuity actually received. And third one is the ad hoc amount 10 lakh. Ad hoc amount, what is that 10 lakh? Ad hoc means the total 10 lakh in your entire working life. For example, I am working in any organization and I have received 7 lakh as a gratuity for 9 years. And I have joined my working life at the age of 23. And in the as the age of 34, I have left the organization and I have received 7 lakh as a gratuity. Then maximum is 10 lakh, and here I got the 7 lakh exemption. Again, I have started the work in any other organization where I received the I worked for 20 years up to the age of 54. Again, there I received the 15 lakh gratuity. Then only 3 lakh will be maximum exemption will be allowed, because out of 10 lakh I have already utilized the 7 lakh in my first job as the exemption. The remaining, the maximum exemption, only 3 lakh will be here applicable for me, and the remaining 12 lakh will be taxable. That is the ad hoc amount. In whole our entire life, working life, we will get the 10 lakhs exemptions limitations. So today's in salary topic we covered the basic salaries concept, traveling, leave allowance, bonus, arrears of salary, and gratuity concept, and PF concept, provident fund and gratuity. These are the concepts arising at the time of the retirement of the worker. PFs are almost in every questions, every concept. There's so much PFs are deducted from the employees or employer contributing so much and interesting. These questions are in few. These concepts are in few questions, and gratuity only when the employee is retiring, and that question will be given in our questions. So it is very nice lectures about the salary introduction. In next lecture we will see the leave salary encashment and other retirement benefits, and the deduction under the salary under the section 16, standard deduction and entertainment allowances. Okay, thank you everyone.